Dear students, welcome back. Yes, tough and arbit question. Arbit मेरी वर्ड है, arbitrary का शॉर्ट फॉर्म arbit कह लीजिए, जो आपको बोल्ड करती है। क्रिकेट की भाषा में बोले तो ऐसी गेंद जो गुड लेंथ से सीधे टप्पा खाती है और आपके नाक की तरफ आती है, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपको एकदम स्पॉट पे डाल देते हैं, आप सोचते हो ये है क्या, कहां से टपक पड़ा। वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कई पार्ट्स में, मे बी 2-3 पार्ट में, और ये बहुत इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट आया है और ये सही रिक्वेस्ट है, इसलिए मैंने इस पे टाइम दिया है। आपको पता है कि मैंने 3-4 हजार एमसीक्यू एनालाइज किए हैं आप लोगों के लिए, कम से कम 70-80 पेपर्स के, यूजीसी नेट से लेके पीजीईटी। तो मेरे जहन में और रिकॉर्ड में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो उसमें से आर्बिट है। ऑफ कोर्स उसको तलाशना और उसको इकट्ठा करना ये कोई आसान काम नहीं है। मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की है कुछ पेपर से लेने की, लेकिन ये एक सिलसिला जारी रहेगा और मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 पार्ट में बहुत सारे आर्बिट क्वेश्चन आपको बताएं। आज पार्ट 1 की हम शुरुआत करते हैं और ये पीजी एंट्रेंस टेस्ट से लिए गए हैं, कुछ बीएचयू से, कुछ एचसीयू से, कुछ अदर उड़ीसा से और कई अन्य पेपर से, डीयूईटी से ये लिए गए हैं। मेरी पूरी आशा है कि ये सभी एग्जाम के लिए यूजफुल होगी। क्यों होगी, चलिए ये भी थोड़ी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इसको विराम देते हैं और बढ़ते हैं आगे। प्लीज अलाउ कीजिए मुझे। आप कहेंगे कि सर आप तो प्रचार कर रहे हैं। यस, मैं कर रहा हूं क्योंकि और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है आपको बताने का कि इतनी मेहनत से जो किताबें निकाली गई है, मेरे हर स्टूडेंट का हक है जानना। आपका हक है, आपका डिसीजन है उसको परचेज करना ना करना, ये बिल्कुल आपका हक होना चाहिए, लेकिन आपको जानना आपका राइट है और मेरा कर्तव्य है। पहला जो बुक है जो इन सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 1500 एमसीक्यू। आप जितने क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं सब उस बुक में जो है कवर किए गए हैं और कई अन्य, और ये 1500 नहीं है, ये 3000 से ज्यादा क्वेश्चन है जितने मैंने एनालाइज किए हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन बने हुए हैं, कुछ कलेक्शन, कुछ क्रिएटेड। ये इसमें लिंक मैंने दिया है, इसकी डायरेक्ट लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा वहां आप क्लिक कर सकते हैं। सीयूईटी पीजी गाइड आपको पता है एकदम कस्टमाइज है सीयूईटी पीजी के लिए, और एग्जाम गाइड फॉर एंट्रेंस टेस्ट जो 2021 में मैंने निकाला था, इस बार उसको थोड़ा अपडेट किया है, उसको एक तरह से करेक्ट भी किया है, कुछ एरर उसमें थे, मतलब टाइपो एंड अदर फैक्चुअल एरर। आपको ये जान के खुशी होगी कि अमेजन पे ये हॉट न्यू रिलीजेस में ये दोनों बुक जो है शामिल है, वहीं से ये इमेज ली गई है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि अब मेरे स्टूडेंट जो है इसको एंजॉय करने लगे हैं, खास करके जो प्रिंट रिप्लिका है, ये प्रिंट रिप्लिका है जो पीडीएफ वर्जन में है, बिल्कुल एकदम जैसे आप पीडीएफ पढ़ते हैं उस तरह से है। आपको दोनों हाथ में लड्डू जैसी बात है, आपको किंडल का पूरा फैसिलिटी भी मिलता है और पीडीएफ पढ़ने का मजा भी मिलता है। ऑफ कोर्स ये पीडीएफ वर्जन नहीं है, इसलिए पेजेस थोड़े बहुत कटे कटे रहते हैं, मतलब कि कहीं से क्वेश्चन जो है, क्योंकि वो पेज को रिसाइज करते हैं तो उसमें हमारे क्वेश्चन थोड़े बहुत कटते हैं, लेकिन आप नेक्स्ट पेज पे उसको देख सकते हैं, कोई इशू नहीं होनी चाहिए। ये दोनों जो है प्योर किंडल वर्जन है। आगे आप किंडल वर्जन चाहते हैं या प्रिंट रिप्लिका आप कहेंगे तो मुझे आगे हेल्प मिलेगी यदि आप कमेंट करेंगे। मेरी एक और रिक्वेस्ट है फाइनल, कि यदि आप ये बुक को परचेज करते हैं तो प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी और आपके पॉल साइंस हेल्थ कम्युनिटी के लिए हेल्प, यदि आपको बुक अच्छा लगता है तो केवल आप जाइए और अच्छे कमेंट उस पर कीजिए, रेटिंग दीजिए। अमेजन ये तो बाजार है और वहां उससे फर्क पड़ता है। यदि आपको अच्छा ना लगे तो वो भी कमेंट आप कीजिए, मुझे वो भी अच्छा लगेगा, फीडबैक दीजिए जाकर के। ओके, सो बढ़ते हैं आगे और करते हैं क्वेश्चन आंसर का दौर। आर्बिट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। इससे पहले कि हम ये शुरू करें, जो मैंने कहा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आर्बिट क्वेश्चन, आप अगेन मैं बोल रहा हूं आर्बिट्ररी का शॉर्ट फॉर्म है आर्बिट। आर्बिट क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जिसका आंसर एकदम पता होता है, आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, कहीं और मिल जाएगा बुक में। दूसरा होता है जो सेटर वेगनेस क्रिएट करता है लैंग्वेज से, और उसमें वो क्वेश्चन भी वेग होता है, उसके ऑप्शंस भी वेग होते हैं, उसका आंसर कुछ भी हो सकता है। उस तरह क्वेश्चन को मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं उन आर्बिट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं जिसका डेफिनेट आंसर है। इसके अलावा कुछ मैंने क्वेश्चन ऐसे भी लिया जो क्यूरियस क्वेश्चन है, आर्बिट नहीं है लेकिन वो क्यूरियस है, कंफ्यूजन पैदा करता है, लेकिन उसके डेफिनेट आंसर है। तो ये आपको और एग्जाम में, मतलब आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकता है, याद रखिए। इसलिए मैंने इसको लिया है, केवल इसलिए नहीं कि मजे लेने के लिए कि आर्बिट क्वेश्चन है। वेग क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, टफ बट वेरी हैविंग ए वेरी डेफिनेट आंसर। नाउ इस भूमिका के साथ चलिए करते हैं शुरुआत। लिबर्टी वॉज अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट, हु सेड दिस। अब ये पहले तो इस सेंटेंस को समझिए। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता और जो ओवर गवर्नमेंट, मतलब बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का शासन होना, ये दोनों अपोजिट है।
जितना ही गवर्नमेंट आप पे शासन करेगी उतना ही आपकी स्वतंत्रता कम होगी। बहुत सिंपल सी बात है, और ये कहने वाले हैं प्रोफेसर जॉन सीली। याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, बिल्कुल। द टर्म ग्लोबलाइजेशन वॉज क्वाइंड बाई, अब ये जो टर्म जो क्वाइन करते हैं, मैंने तो यहाँ कुछ दिया है, मैंने IR गाइड में काफी दिया है, जो ऑब्जेक्टिव 1500 क्वेश्चन में मेरे पूरे भरे हुए हैं। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन जो है थियोडोर लेविट क्वाइन करते हैं। बस ठीक है, आप क्या कह सकते हैं। यस, याद कर लीजिए किसने, जैसे आइडियोलॉजी डेसुट डे ट्रेसी ने किया है, याद कर लीजिए। जियो पॉलिटिक्स रुडोल्फ जेलन ने किया है। सोशियोलॉजी अगस्ट कॉम्टे, जिसको सोशियोलॉजी का फादर भी कहते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट लुइस ब्रांडिस, जिसको बाद में टेलर ने पॉपुलराइज किया। इसके अलावा कई और जो है आप जानते हैं, मैंने कितने ही दिए हुए हैं, आप उसको कर सकते हैं। जिनोसाइड जैसे लेमकिन एंड मेनी मेनी अदर। अब यहां पे आइए, हु सेड ऑथोरिटी इज फेडरल, एकदम आर्बिट टाइप का क्वेश्चन। लेकिन यहां यदि आप याद रखेंगे इसको कि हेरोल्ड लास्की, जो कि एक लेफ्ट ओरिएंटेड लिबरल थिंकर थे, इंग्लैंड के लेबर पार्टी के लीडर भी थे, उन्होंने एक बुक लिखा, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ये बुक भी आपको याद रखना चाहिए। उसमें उन्होंने कहा था, बिकॉज सोसाइटी इज फेडरल, फेडरल मतलब क्या हुआ, सोसाइटी खुद जो है वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट से बनती है, डिफरेंट स्मॉल, जैसे फैमिली एक स्मॉल कम्युनिटी है, फिर कई फैमिली मिलती है किनसे, और फिर वो कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी सोसाइटी बनता है। तो सोसाइटी खुद फेडरल है, इसलिए कोई भी अथॉरिटी जो सोसाइटी को रूल करेगी उसको फेडरल होना चाहिए। तो सोसाइटी इज फेडरल, इसका अथॉरिटी इज फेडरल। अथॉरिटी इज फेडरल, ये काट के पूछा जाता है हेरोल्ड लास्की। अब ये जरा सा एक इस कोट को देखिए, ये यूजीसी नेट से मैंने लिया है। ऑफ कोर्स कई मैंने यूजीसी नेट से भी लिया है, मैंने लिखा वहां पे केवल पीजीईटी था, लेकिन यूजीसी नेट से भी लिया है। हु अमंग द फॉलोइंग रोड, लॉज आर द रूल्स ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, नथिंग बीइंग रेप्यूटेड अनजस्ट दैट इज नॉट कॉन्ट्रेरी टू सम लॉ। कुछ आया समझ में? पता नहीं, 5 बार पढ़िए, उसके बाद सोचिए क्या है इसमें। रट लीजिए हॉब्स, अब इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, थॉमस हॉब्स रट लीजिए। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अब देखिए सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन एक दो लाइन में समझिए तो पूरी बुक है इनकी, सी राइट मिल्स की, जो जिन्होंने एलीट थ्योरी पे भी लिखा है, सोशियोलॉजिस्ट थे अमेरिका के। बेसिकली ये है कि एक इंडिविजुअल सोसाइटी, इंडिविजुअल और सोसाइटी का क्या नाता होता है, कैसे इंडिविजुअल अपने को सोसाइटी में विजुअलाइज करता है, इसका एक पूरा सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है। बहुत सारे चीज उसमें उन्होंने लिखा है, आप पूरा पूरा बुक पढ़ सकते हैं। तो ये सी राइट मिल, इसको जस्ट याद कर लीजिए। मैं कहूंगा ये सब अर्बिट क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग मत दीजिए, याद कर लीजिए। When were the rules regarding the departmental related parliamentary standing committee made in India? ये एकदम सुपर अर्बिट क्वेश्चन है, क्योंकि इतना याद रखना कि डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रूल कब बनी थी। देखिए यहाँ तो पहले समझिए, आज भी मैंने किसी वीडियो में बताया है, दूसरी बार बता रहा हूँ कि डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी होती क्या है। पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है और रिकंस्टिट्यूट होती है हर बार, लेकिन ये 89 में डिसाइड किया गया, इसलिए इसका आंसर 1989 है, कि अच्छा रहेगा कि हर मिनिस्ट्री के साथ एक डिपार्टमेंट को सीधा असाइन, एक कमेटी को सीधा असाइन कर दिया जाए, जो हमेशा उसके साथ बनी रहेगी और उसकी क्रियाकलापों पे नजर रखेगी। स्टैंडिंग कमेटी का गवर्नमेंट का मतलब होता है जो कमेटी एक बार बन गई फिर वो टूटती बिखरती नहीं है, वो लगातार बनी रहती है, उसको स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिलेटेड टू डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है मान लीजिए, तो उससे जुड़ी हुई जो कमेटी रहेगी पार्लियामेंट की, उसमें लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होंगे, वो लगातार मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पे नजर रखेगी, उसके पॉलिसीज, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, इन सब में। इसको कहते हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी होती है और मिनिस्ट्रीज काफी उसकी इज्जत करते हैं कि उनके बातों का, उनको एक तरह से अकाउंटेबिलिटी होती है, पीपल की अकाउंटेबिलिटी होती है थ्रू पार्लियामेंट कमेटी। और ये 89 में जो है ये रूल बनी थी और उसी से जो है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का निर्माण हुआ था। अर्बिट क्वेश्चन, Who among the following has said that power lurks, lurks मतलब कि बिल्कुल पीछे आपके कोई हिल डुल रहा है, power lurks in the background of all relations between sovereign state। अभी देखिए कि चाइना और यूएसए का जो ताना तानी हो रही है ताइवान पे, उसके पीछे क्या पावर आपको नहीं दिखता है? पावर दिखता है कि नहीं? क्या कोई पावरलेस कंट्री अपने किसी नैन्सी पेलोसी जैसे लीडर को भेज देगा वहां पे और चाइना से टक्कर ले पाएगा? यूएसए कर रहा है, ये पावर का है। क्या चाइना जिस तरह से आंखें तड़े रहा है यूएसए को
क्या वो कंबोडिया पे यदि ऐसा करता है यूएसए, इस तरह उसके किसी आइलैंड में भेजता, तब कंबोडिया क्या इस तरह की भाषा बोल सकता था? वहां भी पावर बोलता है। तो पावर लर्क्स इन द बैकग्राउंड ऑफ ऑल रिलेशन बिटवीन सॉवरेन स्टेट, और ये कहने वाले हैं पीएच हार्टमैन। बस रट लीजिए। टीएच ग्रीन्स पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इज रूटेड इन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ, इस पे तो बहुत विचार हो सकता है। उन्होंने बुक लिखा था प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। वो एक मोरल एंड आइडियलिस्ट थिंकर थे, पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर थे। उनका कहना था कि मतलब जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पर उनका देखिए ये कहना था कि पहले तो राइट्स के बारे में समझिए। उनका कहना था कि हमें राइट्स जो है, अधिकार इसलिए मिलने चाहिए कि दिस इनेबल्स अस टू फुलफिल आवर मोरल एजेंसी एंड दस टू कंट्रीब्यूट टू द कॉमन गुड। कॉमन सोसाइटी के गुड के लिए हम काम कर सकते हैं, हमारा मोरल डेवलपमेंट होता है। राइट वो कंडीशन हमें पैदा करता है और स्टेट को हमें राइट देनी चाहिए, और चूंकि स्टेट हमें राइट देता है, मोरल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इसलिए हमें उनको पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन देना चाहिए। टीएच ग्रीन जो है, जैसा मैंने बताया, पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर माने जाते हैं। ही वाज फर्स्ट टू गिव द कंप्लीट थ्योरी ऑफ वेलफेयर स्टेट। ये भी कई पीजी एंट्रेंस टेस्ट में और यूजीसी नेट में पूछा गया है। एंड ही इज नोन फॉर हिज मोरल एंड एथिकल व्यूज ऑन रोल ऑफ स्टेट इन गारंटिंग राइट्स फॉर इंडिविजुअल। In which of the following place North Atlantic Treaty Organization NATO was created on April 4, 1949? ये कोई अरबिट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैंने दिया है कि नाटो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया अभी के समय में। यूक्रेन वॉर के चलते और नाटो के एक्सपेंशन के चलते ही वो वॉर हुआ है। नाटो में लगातार कंट्री मिलना चाहते हैं, जैसे अभी स्वीडन फिनलैंड ने अपनी कैंडिडेटशिप उसमें दी है। इन सब को लेके मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, और इसकी वॉशिंगटन डीसी में स्थापना हुई थी 1949 में। इसके अगेंस्ट में जो बनी थी ईस्टर्न ब्लॉक की एक मिलिट्री अलायंस, उनका नाम था वॉर्सो पैक्ट 1955 में। वो तो खत्म हो गया वर्ल्ड वॉर टू, सॉरी कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद, लेकिन नाटो ना ही केवल बना रहा बल्कि इसका एक्सपेंशन भी हो रहा है। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्री न्यू मूर आइलैंड डिस्प्यूट टुक प्लेस? तो इंडिया बांग्लादेश के बीच में न्यू मूर आइलैंड हुआ। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के बीच में जैसे सर क्रीक है, सियाचिन है, इन सब को लेकर के जो विवाद है उसको भी आपको याद रखना चाहिए। सर क्रीक जो है कच्छ में है, रैन ऑफ कच्छ में। इंडिया श्रीलंका के में कच्छतगु आइलैंड है, वो भी याद रखना चाहिए। तो जैसे नेपाल और इंडिया के बीच में काला पानी और सुस्ता है, ये सब मैंने अपने सीयूटी गाइड में भी दिया हुआ, हर गाइड में दिया है, और ऑब्जेक्टिव जो 1500 क्वेश्चन उसमें भी ये सब डिस्कशन हुई। Who among the following floated for the first time the idea of creation of a regional organization in South Asia? ये बड़ा क्यूरियस क्वेश्चन है, क्योंकि सार्क की जो स्थापना हुई थी उसमें जो माइंड था कि सार्क जैसा ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए, वो कोई इंडिया पाकिस्तान के किसी लीडर का नहीं था, बल्कि बांग्लादेश के जियाउर रहमान का था। ये आपको याद रखना चाहिए। इसी तरह का छिपा हुआ क्वेश्चन है कि पंचशील केवल इंडिया चाइना के बीच में साइन नहीं हुआ था, बल्कि बर्मा के एक लीडर उसमें होते थे, उनका नाम कुछ नू करके था, आप देख लीजिएगा, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उनका भी थॉट था पंचशील, और जाओ एन लाई, नेहरू और नू, इन तीनों ने मिलकर सोचा था। और बर्मा ने भी, उसे बर्मा कहलाता था, वो अब म्यांमार है, उसने भी पंचशील साइन किया था चाइना के साथ में। ये सब छिपी हुई फैक्ट है जो कई बार पूछा जाता है। Who among the following has defined the administration that administration is the direction, coordination and control? Direction, coordination and control of many person to achieve some purpose or objective. इस तरह का क्वेश्चन ऑलवेज अरबिट होता है, इसको एलडी वाइट ने दिया है। इस तरह के पिफनर का भी जो डेफिनेशन है मैंने अपने सीयूटी गाइड में दिया है। ये सब याद करना मुश्किल होता है, क्योंकि लगभग मिलता जुलता होता है, लेकिन आप लकी होंगे तो आपको याद आ जाएगा और यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। Who among the following is not the supporter of managerial view of the administration? ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है? ये अरबिट इसलिए है क्योंकि इसके डिफरेंट आंसर डिफरेंट आपको सोर्सेज मिलते हैं। कुछ बुक में कुछ लिखा रहेगा कि ये सपोर्टर है मैनेजरियल व्यू के, दूसरे बुक में जस्ट उसका कुछ उल्टा सीधा रहेगा, नेट पे अलग अलग साइट पे अलग मिलेंगे, तो स्टूडेंट खूब कंफ्यूज होते हैं। और हम में क्या आदत होती है कि हम जिस बुक को पढ़ते हैं हम सोचते हैं कि सैक्रोसैंक्ट है, कोई गीता है, मतलब वो एकदम शास्त्र है। तो मेरे स्टूडेंट लिखेंगे सर मैंने पढ़ा है XYZ बुक, उसमें तो ये लिखा हुआ है इसका। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि बुक में गलत भी हो सकता है, तो और कुछ पता नहीं कि वो बुक ने कहाँ से कॉपी पेस्ट किया है। अब यहाँ पे ये समझने की बात है कि मैनेजरियल एंड इंटीग्रल व्यू होता क्या है, वो इंपॉर्टेंट है और वो चेंज नहीं होगा। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजरियल व्यू का मतलब ये होता है कि केवल वही जो फंक्शंस हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डिसीजन लेते हैं, मैन मटेरियल को
ऑर्गेनाइज करके कोई टारगेट को पूरा करते हैं, जिसको मैनेजरियल टास्क कहते हैं। जो नीचे जो रूटीन टास्क करने वाले हैं, लाइक प्यून है, क्लर्क है, डेस्क ऑफिसर है, वो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ये है मैनेजरियल व्यू। लेकिन जो इंटीग्रल व्यू है वो कहता है नहीं, प्यून से लेके चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफिसर तक जो है, सीईओ तक, वो सभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अब यदि जो मैंने जो जुटाया है, मेरी सलाह होगी वो सेफ है, इसको रट लीजिए, मैंने डिफरेंट सोर्सेज से लिया है, खास करके इग्नू के ई ज्ञान कोर्स एंड मेनी अदर से, कि मैनेजरियल व्यू को सपोर्ट करने वाले हैं लुथार गुलिक, हर्बर्ट साइमन, स्मिथबर्ग, थॉमसन, फायोल, एल डी वाइट एंड मर्सन। एंड इंटीग्रल व्यू को सपोर्ट करने वाले हैं टेलर, डेमॉक, वुड्रो विल्सन, मार्शल, पिफनर एंड पर्सी मैक्क्विक। इसको सेफली आप याद कर सकते हैं। वैसे मैं कोई दावा नहीं करता हूं, मैंने तो डिवाइस किया नहीं है, मैंने भी कहीं से इसको लिया ही है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा ट्रायंगुलेट किया है। अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो मैनेजरियल व्यू में आप यहाँ खोजिए तो थॉमसन है, स्मिथबर्ग है, गुलिक है, लाइकर्ट नहीं है, इसलिए आप इसको सेफली मार सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह होगी एक बार नहीं 5 बार रट जाइए, और कभी भरोसा मत कीजिए किसी सोर्स पे जब तक कि आप दूसरे से उसको ट्रायंगुलेट ना कर ले, मतलब क्रॉस चेक ना कर ले। Who one among the following has noted that a theory of public administration means in our time a theory of politics also? अब इस टाइप का बड़ा ही भयानक, जिसको आप कह सकते हैं, मेरे शब्द पे मत जाइए, भयानक वर्ड पे आप हंस सकते हैं, लेकिन यस, ये सब बहुत ही ज्यादा भयानक, मतलब बहुत ज्यादा अर्बिट क्वेश्चन है। इसका जवाब बस आप रट सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। जॉन एम गॉस। Who has written the essay Can the Subaltern Speak? इस टाइप का भी बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक बार याद कर लीजिए, गायत्री स्पिवैक, और ये सबल्टन पे इन्होंने काफी लिखा है। पार्था चटर्जी ने भी सबल्टन पे लिखा है, जेम्स स्कॉट ने भी लिखा है, तो रंजीत गुहा ने भी लिखा है। जो सबल्टन मतलब कि कौन होते हैं, गरीब, गुरुआ, दबे कुचले, मार्जिनलाइज पीपल समाज के, उनके नजरिए से यदि पॉलिटिकल एनालिसिस आप करें, पॉलिटिक्स देखें, तो सबल्टन एनालिसिस होती है। Who among the following has propounded the Rabble hypothesis? Rabble hypothesis of motivation. ये क्वेश्चन रॉन्ग है। उनका ना ही चाहिए था कि किसने इस रैबल हाइपोथेसिस ऑफ मोटिवेशन को काटा है। बेसिकली रैबल हाइपोथेसिस जो है वो ये कहता है, रैबल मतलब होती है भीड़, झुंड, कि जो एम्प्लॉय होते हैं, वर्कर होते हैं, वो झुंड की तरह बिहेव करते हैं, हर इंडिविजुअल अपना भला सोचता है। ये टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट की थॉट है। इसलिए हम यदि किसी को बोलेंगे तुमको हम 100 रुपये ज्यादा देंगे, तो वो 2 घंटे एक्स्ट्रा लेबर करेगा। मतलब इंडिविजुअल इंसेंटिव जो है वर्क करता है। आपको भीड़ को एक साथ चलाने की जरूरत नहीं है। उसको जस्ट काटते हैं एल्टन मायो। एल्टन मायो कहते हैं भीड़ की अपनी जो है सोच होती है, ग्रुप का अपना डायनेमिक्स होता है। वो उन्होंने, आपको याद होगा कैसे उन्होंने बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट में चिजलर, स्क्विलर और ये सब का जो रेट बस्टर सब का कॉन्सेप्ट दिया था, कि ग्रुप जब सेट कर देता है कोई नॉर्म, तो इंडिविजुअल उसके बाहर नहीं जाता है, क्योंकि मैन एज ए सोशल एनिमल बिहेव करता है। वर्क प्लेस पे सोशली इम्बेडेड होता है, वो अपने सोसाइटी, अपने फैमिली का में जो उसकी थॉट होती है, वो इस तरह से घुसी होती है कि उससे वो बाहर नहीं निकलता है जॉब के प्लेस पे। तो वो मोटिवेशन जो इसको कि आप बिहेवियरल आप अप्रोच कह सकते हैं, एल्टन मायो ने दिया था। तो इसको ऐसे कह सकते हैं, फिर से मैं कह रहा हूं, किसने रैबल हाइपोथेसिस को काटा, तो एल्टन मायो। Who among the following has coined the term ब्यूरोपैथोलॉजी? अब ब्यूरोपैथोलॉजी का मतलब क्या हुआ है कि ब्यूरोक्रेसी जो कि बीमारी जैसी बन जाए। तो ये देने वाले हैं विक्टर थॉमसन। और क्या कह सकते हैं आप, याद कर लीजिए, इसको जाके नेट पे पढ़ सकते थे, आपको इंटरेस्ट हो और टाइम हो कि इसका मायने क्या होता है। लेकिन जो मैंने बोला, ये एक क्रिटिकल व्यू है ब्यूरोक्रेसी का, कैसे वो बीमारी की तरह बन जाती है। Who among the following authored the book entitled Economy and Society? ये बड़ा छुपा हुआ बुक है वेबर का, मैक्स वेबर का, जो ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट, जिन्होंने कि ऑथोरिटी का कॉन्सेप्ट दिया, जिन्होंने, आपको पता है, ब्यूरोक्रेसी के पिता जैसे। Who said that the British Constitution does not exist? तो ये एक अर्बिट क्वेश्चन है। वैसे डी टॉकवेल जो है बहुत फेमस है, इन्होंने डेमोक्रेसी इन अमेरिका लिखा है, और इन्होंने डिफरेंट डेमोक्रेसीज को कंपेयर किया है, यूरोप में, फ्रांस, अमेरिका एंड कई बार यूके। और उन्होंने डज नॉट एग्जिस्ट तो सही में नहीं है, वहां पे तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, तो कोई कह सकता है ऐसा, लेकिन फिर भी कन्वेंशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन देयर मोस्टली। Under parliamentary form of government, bureaucracy thrives under the cloak of ministerial responsibility. Cloak मतलब आवरण। तो ये इसका मायने क्या होता है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां की मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेचर को, वहां ब्यूरोक्रेसी जो है रियल पावर तो वो एंजॉय करती है, लेकिन अकाउंटेबल बेचारा मिनिस्टर होता है, ये कहना चाहते हैं। और वो उसके मिनिस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे वो छुपे रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं।
तो ये कहने वाले जो है रामसे मुएर हैं। अब ये तो बहुत ही अर्बिट है, बस आप इसको याद कर सकते हैं। दैट्स ऑल। Who among the following introduced Lokpal bill for the first time in the Indian Parliament? ये क्वेश्चन मुझे लगता है इसका आंसर यहाँ पे LM सिंघवी दिया है, लेकिन मैंने नेट पे जब थोड़ा पढ़ा तो मुझे लगा ये कुछ गलत है, क्योंकि ये लिखा हुआ है नेट पे। ऑफ कोर्स मैंने विकिपीडिया पे देखा है, आप और चेक कर सकते हैं कि LM सिंघवी ने, जो कि सिंघवी कमेटी में भी शायद ये थे जो PRI की थी, उन्होंने लोकपाल को क्वाइन किया था 1963 में, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉ मिनिस्टर अशोक कुमार सेन ने 1960s में कॉन्सेप्ट को, और प्रपोज जो किया था वो शांति भूषण ने 1968 में 4th लोकसभा में किया था। तो बहुत सारे नेम इसमें हैं। देखिए, LM सिंघवी क्वाइन करने, लॉ मिनिस्टर अशोक कुमार सेन एंड एडवोकेट, ये भी लॉ मिनिस्टर थे शांति भूषण, जो लोकपाल को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, इसको मैं नहीं मानता हूं कि सही है, लेकिन ये अर्बिट क्वेश्चन है कि किसने किया था। यहाँ पे एक और अर्बिट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस लोकसभा में ये प्रस्तुत हुआ था फर्स्ट टाइम। ये 4th लोकसभा था, 1968 लैप्स हो गया था, उसके बाद 7-8 बार, जब तक कि 2013 में पास नहीं हुआ तब तक ये इसको इंट्रोड्यूस किया जाता रहा डिफरेंट लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द की कोऑर्डिनेटर फॉर द 3rd मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस वाज। ये कोई अर्बिट क्वेश्चन नहीं है, मैंने इसलिए इसको लिया है कि ये नेम याद रखना चाहिए आपको। फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस आपको पता है, फ्रैंक मैरिनी एंड ड्वाइट वॉल्डो, ये दो इसके जनक थे। सेकंड का तो आप ऐसा कोई नेम नहीं है, जैसे कि NPM, इससे NPA आया था फर्स्ट से, सेकंड मिनोब्रुक से जो है NPM आया, एंड थर्ड से आप कह सकते हैं गुड गवर्नेंस। और यहाँ रोजमरी और लेडी को याद कर लीजिए। Whoever you are or want to be, you may not be interested in politics, but politics is interested in you. ये इंटरेस्टिंग कोट किसने दिया? ये मार्शल बर्मन ने दिया। बस याद कर लीजिए और कुछ नहीं कर सकते। Who was the exponent of development bureaucracy? इसको भी जस्ट आप याद कर लीजिए, जोसेफ एल पैलम्बोरा। इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज पे काफी लिखा है। सिविल सोसाइटी वर्सेस पॉलिटिकल सोसाइटी डिस्कोर्स इज रिफ्लेक्टेड इन द राइटिंग्स ऑफ पार्था चटर्जी, जिन्होंने नेशनलिज्म एज डेरिवेटिव डिस्कोर्स का भी कॉन्सेप्ट दिया। जस्ट याद कर लीजिए। ग्रैनविल ऑस्टिन यहाँ दिखते हैं, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे एक सेमिनल बुक लिखा 1966 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन, जिसमें उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक सोशल डॉक्यूमेंट कहा और सीमलेस वेब ऑफ 3 एलिमेंट कहा। वो 3 एलिमेंट कौन था? ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी, यूनिटी एंड सोशल रिवॉल्यूशन। ये सब कोड जो है मैं कहूंगा सब अर्बिट क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, और मैंने आसान कर दिया, एक ही में मैं ये कह रहा हूं। जैसे बोसानक्वेट, जो कि एक तरह से स्टूडेंट थे TH ग्रीन के, राइट इज ए क्लेम रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट। राइट properly so called आर क्रिएशन ऑफ लॉ properly so called। इसका कहने का मतलब है कि राइट कुछ भी नहीं है, जो लॉ के द्वारा दिया जाए वही राइट है। जेरेमी बेंथन, जो लीगल थ्योरी ऑफ राइट के समर्थक हैं। गांधी जी का देखिए यहाँ पे कोट इंटरेस्टिंग, पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन इज एब्सोल्यूट डर्ट एवर टू बी शन। मतलब पॉलिटिक्स और रिलीजन के दोनों में घालमेल होगा ही होगा। यहाँ रिलीजन मतलब कोई कम्युनलिज्म नहीं है, रिलीजन मतलब उसकी जो मोरलिटी, इथिक्स, स्पिरिचुअलिटी है। Natural rights are the nonsense built on stilt, Bentham, utilitarian. Bureaucracy as a new despotism, Lord Havard. Bureaucracy as continental nuisance, Thomas Carlyle. ये सबको याद कर लीजिए, सब अलग अलग अर्बिट क्वेश्चन के रूप में टपक पड़ेंगे। Who has authored the book The Theory and Practice of Modern Government? ये हरमन फाइनर लिखा है, इसलिए मैंने दिया है कि ये ऐसी फाइनर से कई स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, नहीं कंफ्यूज करना है, दोनों अलग अलग हैं। ऐसी फाइनर ने जो है प्रेसर ग्रुप को एनोनिमस एम्पायर कहा था, इन्होंने भी काफी बुक लिखा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ? ये कोई अर्बिट क्वेश्चन नहीं है, ये तो इसलिए मैंने लिया कि इसको डिस्कस कर सके। परफॉर्मेंस बजट किसने क्वाइन किया? अगेन क्वाइन जब भी होता है तो वो अर्बिट हो जाता है। फर्स्ट हुबर कमीशन, यूएसए में, याद रखें कोई इंडिया में नहीं है। और इसी तरह यूएसए में पीटर ए फेयर ने जो है जीरो बेस्ड बजट क्वाइन किया था। जीरो बेस्ड बजट इंडिया में 1980s में लाया गया था। ये सब जो है आपको ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस में मिल जाएंगे ये सब। Who coined the acronym POCCC in public administration? ये कोई अर्बिट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अच्छा है मैंने इसको ले लिया। ये हेनरी फायोल ने दिया था, केवल इन्होंने 14 पॉइंट प्रिंसिपल ही नहीं दिया, POCC भी दिया। POCC का मतलब होता है, जिस तरह गुलिक उर्विक का पोस्टकॉम याद कीजिए, उसी का ये प्रीकर्सर है, वो उससे प्रभावित थे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये भी पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। POCC क्या होता है? इसको सजाने भी आता है कि पहले प्लानिंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, फिर कमांडिंग लगता है।
अमूर्त स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें आर क्या स्टैंड करता है? आर रिजुविनेशन के लिए, इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं बड़े ही मजेदार वो एक्रोनेम लेके आते हैं। ये कौन बनाता है मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छे लाते हैं, जैसे अमूर्त, और देखिए इसका नाम है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें आर आप समझ सकते हैं कि रिजुविनेशन के लिए है, अभी अर्बिट बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी डील्स विद द रिलेशन बिटवीन जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट? ये अगेन यूके का है। यूके में फुल्टन कमिटी ने जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट पे काम किया था। जर्नलिस्ट मतलब जैसे इंडिया में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, स्पेशलिस्ट समझ लीजिए जैसे इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज हैं, जो जो स्पेशलिस्ट होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, सब स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। और जो जर्नलिस्ट होते हैं वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन होते हैं। जो जो गरीब कंट्री होता है डेवलपिंग, उसमें जनरली जर्नलिस्ट का बोलबाला होता है, लेकिन जब कंट्री डेवलप कर जाता है तो वहाँ स्पेशलिस्ट जो है वो ज़्यादा पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन में आगे आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन रेफर्स टू, इसका मायने जो होता है यहाँ टिक मारा हुआ है, जुडिशियल पावर ग्रांटेड बाय लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ स्टेट टू द फेडरल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। जब एग्जीक्यूटिव को, एडमिनिस्ट्रेटर को जुडिशियल पावर मिल जाता है, इससे पहले मजिस्ट्रेट होते थे, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन कहते हैं। ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है सेपरेशन ऑफ पावर में। पॉलिटिक्स हैज टू डू विथ पॉलिसीज और एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेट विल, व्हाइल एडमिनिस्ट्रेशन इज टू डू विद द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस पॉलिसी। मतलब ये है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी, जो एक लाइन खींचा था वुड्रो विल्सन ने अपने आर्टिकल स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1887, उसकी ये बात है कि जो पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिसीज बनाएगा जो कि पॉलिटिकल एक आइडियोलॉजी पे डिपेंडेंट है, वो एक्सप्रेशन ऑफ स्टेट के विल का है। और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो न्यूट्रल वे में, प्रोफेशनल वे में, टेक्नोक्रेट के रूप में, टेक्निकल वे में उसको जस्ट इंप्लीमेंट करेगा, वो पॉलिसी मेकिंग में अपनी नाक नहीं घुसेड़ेगा। विच वॉज द फर्स्ट म्यूनिसिपैलिटी ऑफ इंडिया? ये कहीं पे क्वेश्चन टपक पड़ा था, वो मद्रास है, रख लीजिए। ब्यूरोक्रेसी इज द प्राइस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अगेन उसी टाइप के जो राम से म्यूर बोलते हैं उसी टाइप का यहाँ पे है। दिस स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू, ब्यूरोक्रेसी इज द प्राइस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पे टिक मारा हुआ है हर्बर्ट मॉरिसन, मुझे लगता है इन्होंने दिया था, लेकिन मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, हर्बर्ट मॉरिसन शायद इस बात को कहते हैं। सुपर ऑर्बिट क्वेश्चन रख लीजिए और चेक भी कर लीजिए। द टर्म सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल नाइनहेम, उन्होंने इस पर बुक भी लिखा है, जस्ट याद कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, देखिए सुपर ऑर्बिट क्वेश्चन, पॉपुलेशन ऑफ एन आइडियल स्टेट कितना होना चाहिए? उनका जो आइडियल स्टेट था उसका पॉपुलेशन 5040। सुपर ऑर्बिट। Who has argued for Plato's Republic that burn all library for their lies and value in this book? मतलब एक बुक पढ़ लो सारे लाइब्रेरी को जला दो, ये कहने वाले थे राल्फ वॉल्डो एमरसन। सुपर ऑर्बिट क्वेश्चन याद कर लीजिए। सो ओके डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह से ये सुपर ऑर्बिट क्वेश्चन टपक पड़ते हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ नहीं अच्छे हैं, लेकिन आपको इसके साथ जीना है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। ये पार्ट 1 है, मैं 2-3 पार्ट में इसको खत्म कर दूंगा, आपको इससे बहुत फायदा होगा। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें इस तरह से। और एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, वन ऑफ द हॉट बुक में से ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस 1500 क्वेश्चन कैन बी डाउनलोड फ्रॉम हेयर। इसकी लिंक क्लिकेबल जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से कर सकते हैं। और करें, खरीदें तो कमेंट जरूर करें, ये फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी को इससे हेल्प करेंगे। ओके, मिलेंगे बहुत जल्द फिर से एक MCQ एनालिसिस लेकर के, तब तक के लिए बाय।